वो बाहरी विस्तार भी है, वो आंतरिक विस्तार भी है। बाहरी विस्तार में लेखक संख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे संग्रह आ गए, लेखिकाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। ये पिछले 20-25 बरस की बात बता रहा हूं। और लघु कथा का आकार, जो बाह्य आकार है, वो बड़ा है। सन 88 के पटना सम्मेलन में भारती शेखर तिवारी जी से मंच पर मेरी खूब गर्मा गर्म बातचीत हुई थी। 3-4 बार वो गए, 3-4 बार मैं गया। दत्ता वगैरह जी की, जिनको याद होगा, वो एक और मसला था। फिर दूसरे मसले पर हुई व्यंग्य के अलावा, और उनका पत्र आया। पत्र की एक पंक्ति थी और वो उस समय का सत्य था। और वो पंक्ति यह थी कि अब समय आ गया है कि लघु कथा के नाम पर जो 250 से अधिक शब्दों की कथा रचनाएं हैं, उन्हें लघु कथा के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसी उस समय की सोच थी। यह तिवारी जी को ये पंक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन आज जो यथार्थ जटिलतर होता जा रहा है, हमें बाहरी और आंतरिक दोनों धरातलों पर नए सिरे से लघु कथा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और नई संभावनाओं को तलाश करने की जरूरत है। अब इन संभावनाओं में एक संभावना तो हमने थोड़ी सी एक ईजाद कर ली कि हम 250 से 500 शब्द में आए, 700 शब्द में आए, 800 शब्द में आए, और अब ऐसी लघु कथाएं भी उपलब्ध है जो 1000 शब्दों से आगे जाती है। इसका एक आयाम यह भी है कि लघु कथा की शब्द संख्या पर बात करना छोड़ देना चाहिए। कोई भी गद्य रचना ऐसी नहीं जो शब्द संख्या की परिधि में या पंक्तियों या वाक्यों या पृष्ठों के आधार पर गिनी जाती हो। फिर लघु कथा पर यह सवाल क्यों उठाया जाता है, इस पर विचार की जरूरत है, और ये सवाल उठाना व्यर्थ है। अब रही बात उसकी आंतरिक रूप, वहां हमें आकार का अतिक्रमण मिलता है। इस अतिक्रमण शब्द पर मैं 2000 में बरेली सम्मेलन में बड़े विस्तार से बात की थी। आज गुंजाइश कम है, मैं एक लघु कथा पर बात करना चाहूंगा आपके सामने, नए लेखकों के लिए खासतौर पर। तो आंतरिक उसका जो स्वरूप है, उसमें क्या नया लाया जाए कि बाहर तो आकार प्रकार हमारा इतना ही है, लेकिन उसमें किस तरह की चीजें आए कि वो थोड़े में बहुत कह सकती है। दूसरा से भी कहा ना, आखर थोड़े हैं लेकिन अर्थ अमित और आखर थोड़े। तो हम बात तो करते हैं, हम पगारे साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, सत सैया के दोहरे जो नावक के थी, लेकिन फिर हम उसको लागू भी करें। हमारी दिक्कत क्या है, हम सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, उसको फिर लागू नहीं करते। या तो सैद्धांतिक रूप से छोड़ दीजिए इसे, जब अपना लिया है तो उसको लागू कीजिए। दूसरी एक और प्रवृत्ति सिर्फ लूंगा, फिर मैं एक लघु कथा का जिक्र करने का अपना स्थान लूंगा। पिछले 20-25 वर्षों में लघु कथा में प्रतिरोध की प्रवृत्ति मुखर हुई है। उसमें सौम्य प्रतिरोध भी है। चैतन्य त्रिवेदी की जूते और कालीन सौम्य प्रतिनिधि का श्रेष्ठ उदाहरण है कि कालीन बेचने वाला है और खरीदने वाला है, और बेचने वाला उस दिन थोड़ा भावुक हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के उसमें हाथ उंगलियां लगी हुई हैं, छोटी उंगलियां हैं तो छोटे छोटी गांठें बनती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो वो भावुक होता है, तो वो कहता है यार क्यों इतने भावुक हो रहे हो, कुछ पैसे और ले रहे हो। कहते हैं पैसे का सवाल है, उनकी तो सिर्फ इतनी गुजारिश पर है जो वर्कर है कि आप इस पर पांव तो रख लें कालीनों पर जूते नहीं रखे श्री, पर जूते नहीं रखे। यह सौम्य प्रतिरोध है, और जहां यह खत्म होता है, अगर हमारे भीतर संवेदना की थोड़ी सी भी धारा है तो भीतर वो धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह लघु कथा हमारे भीतर संवेदना को जगाती है, बनाती है, बढ़ाती है, उसकी धार को और बनाती है, बढ़ाती है, और हमें हमारी मनुष्यता के नए आयाम स्थापित करती है।
और यह प्रतिरोध, एक बात और इसमें कहूंगा, इस प्रतिरोध में स्त्री का प्रतिरोध और अधिक मुखर होकर आया है। मेरे पास बहुत से उदाहरण है। यहाँ प्रतिरोध नाम से मेरी किताब वहां बाहर रखी है संपादित 300 पृष्ठ की, जिसमें 150 के आसपास लोग बताए हिंदी लेखकों की, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा आयाम का था, बाकी सब मैं छोड़ दे रहा हूं समय की सीमा। एक लघु कथा आपके सामने पढ़ूंगा, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, और वो हिंदी की नहीं है। चाहता तो था मैं 3 लाया था, एक विदेशी, एक भारतीय और एक हिंदी की, लेकिन समय नहीं है, तो मैं सिर्फ एक लघु कथा आपके सामने पढ़ रहा हूं। और वो लघु कथा है कार्ल सैंडबर्ग, अमेरिकी कथाकार है, बहुत प्रसिद्ध, और 3 बार पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त है। 4 वाक्यों की इनकी रचना है। आइए इनकी रचना पर थोड़ी चर्चा की जाए, और फिर आप अपने मन में बाद में बाहर भी चर्चा कर सकते हैं। रचना का नाम है रंग भेद। ये सभी नया लिखने वालों की को समर्पित है। मियामी के तट पर बैठे उस गोरे आदमी ने रेत पर एक छोटा सा वृत्त खींचा और सामने बैठे काले आदमी की ओर घृणा की दृष्टि से देखता हुआ बोला, एक काला आदमी इससे अधिक नहीं जानता। इतना लंबा वाक्य क्यों कहा? इसके 3-4 वाक्य भी बना सकता था। नदी के किनारे एक गोरा और एक काला आदमी बैठे थे। गोरा आदमी, उसने काले आदमी की तरफ घृणा से देखा और फिर एक पत्थर उठाया और फिर ये किया। ये हम करते हैं ना ऐसा। और लघु कथा की हत्या हम खुद ही करते हैं, हम ही हत्यारे और कोई नहीं है। फिर हम कहते हैं लघु कथा की आलोचक नहीं है। पहले लघु कथा कोई मुकाम तो दीजिए, आलोचक की बात बाद में कीजिए। अब देखिए, मियामी के तट पर, मियामी क्या है? किनारे पर बैठा, या वो नदी है या समुद्र है या समुद्र का कोई भाग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नदी या समुद्र लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रचनाकार आपको असली बात पर फोकस करवाना चाहता है। इसलिए शुरू में फटाफट आगे ले जाओ। तट पर बैठे उस गोरे आदमी ने रेत पर एक छोटा सा वृत्त खींचा, नहीं बताया किससे खींचा, और सामने बैठे काले आदमी की ओर घृणा की दृष्टि से देखता हुआ बोला, एक काला आदमी इससे अधिक नहीं जानता। यहां वो केंद्रित करना चाहता है पाठक, इसलिए पहले सारी चीजों को सारांश रूप में उसने कहा कम शब्दों में। मुझे परसाई की लोककथा भी याद आती है, जाति, कहीं मिले तो आप पढ़ना, कि कितनी सारी बात पहली 4 पंक्तियों में खत्म कर दी और फिर असली बात पर आए। परसाई जी से बड़ा कुछ सीखा जा सकता है। अभी आपने नाम लिया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, परसाई जी ने लोककथा नाम से ही लोककथा लिखी। उनकी विकलांग श्रद्धा का दौर 1981 में आया था, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि सन 75 से 79 तक मैंने लोककथाएं काफी लिखी। उसमें 23 लोककथाएं शामिल हैं, और परसाई रचनावली जो 1985 में आई थी, उसके भाग 2 में उनके 77 लोककथाएं शामिल हैं। और 1995 तक, अपनी मृत्यु तक, वो और भी लोककथाएं लिखते रहे, जो हमें अब कहीं मिलती नहीं है। उनको भी खोज करके संकलित करने की जरूरत है। ये सब काम हम सबको मिलकर करने चाहिए। खैर, यहां तक वो फोकस कर दिया। अब काला आदमी कहा, कोई नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम क्या करते हैं अपनी लोककथाओं में, देखें, सुंदर से सुंदर नाम चुनकर रखेंगे रचना को सुंदर बनाने के लिए। ये बाहरी सुंदरता है, सवाल भीतरी सौंदर्य का है। भीतरी सौंदर्य आपके चिंतन से आएगा, आपके तर्क से आएगा, आपकी संवेदना से आएगा, आपके शिल्प से आएगा, आपकी साहित्यिक युक्तियों से आएगा। हम बाहर से उसे सुंदर बना रहे हैं, बेहतरीन नाम रख देंगे। हम मध्य वर्ग के लोग हैं ना, नामों पर मरते हैं, कपड़ों पर मरते हैं, और इन्हीं को सजाते हैं, और उन्हीं की तरफ पाठक भी आकर्षित होगा। पाठक को हम भ्रम में डाल रहे हैं, हम भटका रहे हैं पाठक को, हम भटकाने वाले हैं। और दूसरा वाक्य देखिए, अब काला आदमी कहा है। काला आदमी किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना किसान का, ना मजदूर का, ना अफसर का, ना किसी क्लर्क का, लेकिन काला आदमी किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो किसका कर रहा है, ये बाद में देखिए। दूसरा वाक्य, फिर उसने एक छोटे से वृत्त के इर्द गिर्द एक बड़ा वृत्त खींचा और कहा, एक गोरा आदमी इतना अधिक जानता है। तीसरा वाक्य, इस बार काला आदमी उठा। अलग से उन्हें बताने की जरूरत पड़ी है
कि वो भी उठ सकता है, वो भी प्रतिरोध कर सकता है, वो भी अपनी बात कह सकता है, वो भी सच को रेखांकित कर सकता है। पाठक तक वो रेखांकित करना चाहता है लेखक। और अंतिम वाक्य है, उसने एक पत्थर के टुकड़े से, अब बताया पत्थर का टुकड़ा, अब तक नहीं बताया, उसने एक पत्थर के टुकड़े से दोनों वृत्तों के गिर्द एक बहुत बड़ा वृत्त खींचा और कहा, इतना कुछ है जो न गोरा आदमी जानता है न काला। इतनी बात कहने के लिए लेखक ने पहले कितना सोचा होगा। ये कोई घटना हुई नहीं, प्रेमचंद की कफन कहानी कोई हुई थोड़ा है, बड़े भाई साहब कहानी हुबहू हुई थोड़ा होगी, लेकिन वो उनकी संरचना है। और ही कथा और कथानक में ये अंतर होता है। हम कथा से कथानक बुना जाता है, कथानक उसमें संवेदना होगी, इसमें संवेदना का बिंदु अंत में आता है। जैसे चिड़िया के घोंसले में चिड़िया का बच्चा संवेदना है और चिड़िया उस संवेदना के लिए वो सारा घोंसला बुनती है। हमने संवेदना के इर्द गिर्द वो बुनना है सारा, और उस चिंतन को अंत में चरम सीमा के रूप में उसने रख दिया। गोरा आदमी और काला आदमी दोनों प्रतीक हैं, दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं और पाठक को अपने साथ बांधकर अंत में एक पक्ष में खड़ा कर देते हैं। हमारी लघु कथाएं हमें पता होनी चाहिए कि वो कहां लेकर जा रही हैं। ऐसी ऐसी लघु कथाएं मिलती हैं, आपने हुबहू चित्रण कर दिया, कहते हैं ये घटना घटी थी, घटना तो घटी थी, फिर आप तो लिख रहे हैं, वो तो कोई भी लिख देगा, आप कहां से लेखक हुए भाई। फिर अंत में रचनाकार का पक्ष उसमें दिखाई देना चाहिए कि आप किसके साथ है, कहां पर। मेरे 10 मिनट पूरे हुए, आपका बहुत बहुत